हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये उस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 में आया हुआ है। नीट के सेकंड फेज 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज essential for growth of root tip। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा जा चुका है कि रूट टिप के ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है। ऑप्शन में दिया था कैल्शियम, बी ऑप्शन मैंगनीज, सी ऑप्शन में जिंक एंड डी ऑप्शन में आयरन दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ था उस नॉलेज से ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो सकता है, पर शायद ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं हम। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम के बारे में, आप पेज टर्न करके देखिए कि पोटेशियम मोस्टली रिक्वायर्ड बाई एक ट्रिक से देखे थे हम लोग, बलराम, है ना। ये ट्रिक था हमारा, इसमें बी से क्या था बड्स, ल से क्या था लीव्स और र से क्या था रूट टिप्स। देखिए यहाँ पे र से क्या था रूट टिप था और म से था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो पर ऑप्शन में यहाँ पे पोटेशियम नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में पोटेशियम नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, एक और हम लोगों ने पढ़ा था पोटेशियम के अलावा, जैसे कैल्शियम हमने जो पढ़ा था, तो कैल्शियम में हमने क्या पढ़ा था? कैल्शियम का जो पहला स्टेटमेंट था, आप पेज टर्न करके देखिए कि कैल्शियम का पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था। हमने लिखा था कि मोस्टली रिक्वायर्ड बाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ये लाइन हमने कैल्शियम के फिजियोलॉजिकल रोल में फर्स्ट लाइन लिखवाई हुई है कि कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को रिक्वायर्ड होता है। और क्या आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट टिप एंड शूट टिप पे। रूट टिप और शूट टिप पे कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है? जो टिश्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि रूट टिप और शूट टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मीन्स रूट टिप को कौन सा एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा ग्रोथ के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ये नीट 2016 में पूछा हुआ है, बट थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा हुआ है, शायद आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप नोट कर लीजिए। यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे भी आए वहाँ पे रूट टिप और शूट टिप हो सकता है। ये शूट टिप है, मैंने शूट टिप लिख दिया है, ठीक है। तो इसके बाद आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ये शूट टिप। तो आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो है डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। एनसीईआरटी में आप देखिए ये टॉपिक लिखा हुआ है। डिफिशियंसी सिम्टम को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। कल के दिन पे हमने जो एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था, आज हम उन एसेंशियल एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्टम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले इसी टॉपिक में एक टर्म हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। क्या आपको पता है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि ये कोई प्लांट है,
इस प्लांट को क्या रिक्वायर्ड होगा, ये प्लांट की रूट्स है तो इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होगा। तो मिनरल न्यूट्रिएंट की मिनिमम क्वांटिटी, जो मिनिमम क्वांटिटी मिनरल न्यूट्रिएंट को इस प्लांट को रिक्वायर्ड होगा वही क्या बोलेंगे, उसे ही हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलेंगे। मिनिमम क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होगा, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, सबसे कम क्वांटिटी इस प्लांट को जितनी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलेंगे। अगर इस मिनिमम कंसंट्रेशन से कम अमाउंट में मिला तो क्या होगा, आप बताइए। अगर मिनिमम कंसंट्रेशन जो है यानी मिनिमम अमाउंट जो चाहिए है किसी इसेंशियल एलिमेंट की, उससे कम मिला तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, मीन्स प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ हम इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, आप आगे यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। मीन्स अगर हम उस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन रखें, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, वो एक मिनिमम कंसंट्रेशन है कि अगर जिससे कम अगर हमने कंसंट्रेशन रखा, उस मिनिमम कंसंट्रेशन से भी अगर हमने कम कंसंट्रेशन रखा तो ये प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी, मीन्स प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, इसे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की तरह समझ सकते हैं कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम कंसंट्रेशन प्लांट को मिला तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो डिफिशियंसी अगर हो गई तो क्या होगा, मीन्स अगर डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट हुई, डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट अगर प्लांट में हुआ तो रिजल्ट क्या होगा कि हमें डिफिशियंसी सिम्पटम दिखेंगे। अगर डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट हुई तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें डिफिशियंसी सिम्पटम दिखेंगे, और मीन्स यहाँ लिख सकते हैं डिफिशियंसी सिम्पटम अपीयर होंगे, और किस फॉर्म में अपीयर होंगे, एज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। हमें कुछ उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे। जैसे अगर ह्यूमन में देखा जाए तो आप देखते हैं किसी विटामिन की अगर डिफिशियंसी होती है तो हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कुछ दिखते हैं, मीन्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस ह्यूमन में ऑब्जर्व होते हैं। वैसे ही अगर डिफिशियंसी हो गई एसेंशियल एलिमेंट की प्लांट में तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें डिफिशियंसी सिम्पटम दिखेंगे, और वो सिम्पटम कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के रूप में होंगे। जैसे अगर मैं बताऊं तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड मीन्स कम हो गई, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ बोल सकते हैं आप, मीन्स प्लांट की ग्रोथ क्या हो, प्लांट नाटा रह गया, इसके अलावा लीव्स छोटी रह गई, इसके अलावा लीव्स की कलर चेंज हो गई, है ना, फ्लावरिंग ही नहीं हुआ। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यही है कि अगर डिफिशियंसी हुई इसेंशियल एलिमेंट की तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एज डिफिशियंसी सिम्पटम दिखेंगे। और अगर ये डिफिशियंसी कॉन्टिन्यू रहा, मीन्स इफ डिफिशियंसी कॉन्टिन्यूज, अगर ये डिफिशियंसी कॉन्टिन्यू रहा, हमने ऑब्जर्व करके उस डिफिशियंसी को ख़त्म नहीं किया, तो रिजल्ट ये होगा कि डेथ ऑफ प्लांट हो जाएगा, डेथ ऑफ प्लांट हो जाएगा। रिजल्ट ये आएगा कि प्लांट का उस कंडीशन में डेथ हो जाएगा। अगर डिफिशियंसी कॉन्टिन्यू रहा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो आइए इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये जो डिफिशियंसी सिम्पटम है, एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, पहले उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं फिर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। और ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था। एनसीईआरटी में लिखा है डिफिशियंसी सिम्पटम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोबाइलिटी ऑफ एलिमेंट, 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 डिफिशियंसी सिम्पटम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन
मोबालिटी ऑफ एलिमेंट, MOBALITY ऑफ एलिमेंट। एनसीईआरटी में एक पॉइंट ये लिखा है कि जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो मोबालिटी ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगी। मोबालिटी का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। मोबालिटी मीन्स होता है मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन मीन्स कोई भी एलिमेंट का मूवमेंट को ही हम लोग मोबालिटी बोलते हैं। देखिए एलिमेंट अगर हम देखें, एलिमेंट अगर हम एलिमेंट देखें तो एलिमेंट दो तरह का हो सकता है। एक तो इमोबाइल एलिमेंट मीन्स उसका मूवमेंट नहीं होगा। अभी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगी। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एलिमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इमोबाइल एलिमेंट और दूसरा हो सकता है मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल या फिर तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एक्टिवली मोबाइल लिख सकता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा एक्टिवली क्यों लिख रहा हूँ मैं। एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट कुछ होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था और यहाँ पे फिर से समझाते हैं। मैंने बोला था कि ये पॉइंट दोबारा आएगा। तो मैंने बोला था सपोज कीजिए कि दो लीव्स हैं हमारे पास एक ही प्लांट में। ये क्या हुई, हमारी ओल्डर लीफ है और एक दूसरी लीफ है हमारे पास जिसे हमने बोल दिया कि ये हमारी न्यूअर लीफ है। मीन्स ये ओल्ड हो चुकी है और ये न्यू लीफ है। और उस प्लांट में दोनों सेम प्लांट में हैं, ध्यान दीजिए दोनों सेम प्लांट में हैं। अगर प्लांट को डिफिशियंसी हुई किसकी, NPK-Mg की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हुई, अगर प्लांट को इन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी हुई तो ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, ओल्डर लीफ से यंगर लीव्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। ओल्डर लीफ से क्या होगा, ओल्डर लीफ से ये एलिमेंट क्या होंगे, मूव कर जाते हैं कहाँ पे, न्यूअर लीफ में, न्यूअर लीव्स के पास। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट को डिफिशियंसी हो गई है, प्लांट में कमी है। तो नया लीफ आखिर कैसे ग्रो करेगा आप बताइए। प्लांट में कमी है और नया लीफ ग्रो कर रहा है, नए लीफ को ज़रूरत है तो ओल्डर लीव्स ने दान दे दिया कि ले जाओ। ठीक है, ओल्डर लीव्स ने दान दे दिया मीन्स कौन कौन सा एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कैसे हैं, मोबाइल एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट्स कैसे हो गए, मोबाइल एलिमेंट है मीन्स ये ओल्डर लीव्स से ये न्यूअर लीव्स में मूव कर जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। और एक्टिवली क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इस प्रोसेस में ATP रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट। अब देखिए दूसरा इमोबाइल एलिमेंट, अगर प्लांट में यही डिफिशियंसी हो गई कैल्शियम की और सल्फर की, अगर प्लांट में डिफिशियंसी हो गई कैल्शियम और सल्फर की तो ये ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में नहीं जा पाते हैं, ये ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में नहीं जा पाते हैं। क्या इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये इमोबाइल एलिमेंट है। और क्या रीज़न होगा हम आगे देखेंगे। देखिए ये क्या होगा, OL मीन्स ओल्डर लीफ हो गया, मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में, ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में कौन कौन नहीं जा पाएगा, कैल्शियम और सल्फर नहीं जा पाते हैं और ये सारे एलिमेंट चले जाते हैं। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम को मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं या फिर तो एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट मीन्स ये ATP के प्रेजेंस में मूवमेंट होगा इनका। बट कैल्शियम और सल्फर क्या है, इनका तो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ऐसे एलिमेंट को हम इमोबाइल एलिमेंट बोलते हैं। अब ये मूवमेंट क्यों होगा, देखिए इन ये जो चार एलिमेंट मैंने लिखा है इनका मूवमेंट कैसे होगा, मीन्स ये ओल्डर लीफ किस तरीके से न्यूअर लीफ के लिए ये ज़रूरतें पूरी करेगा। ओल्डर लीव्स न्यूअर लीफ के लिए ये ज़रूरत कैसे पूरा करेगा, जो ओल्डर लीव्स में बायोमॉलिक्यूल्स होगा,
जो ओल्डर लीव्स में बायोमॉलिक्यूल्स होगा उन बायोमॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देगा, उन बायोमॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके न्यूअर लीफ को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज बायोमॉलिक्यूल कंटेनिंग, ये एनसीईआरटी का लाइन है, दैट इज बायोमॉलिक्यूल कंटेनिंग these element are broken down making these element available for newer लीफ। देखिए ये ओल्डर लीव्स ने किस तरीके से दिया न्यूअर लीफ को, अपने बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक किया। कौन से बायोमॉलिक्यूल को? जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट थे, कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन, उसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके इसको अवेलेबल कराया, किसके लिए? न्यूअर लीफ को अवेलेबल कराया। बट अगर ये कंपाउंड, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लिए बायोमॉलिक्यूल तो ब्रेक हो जा रहा है, बट कैल्शियम और सल्फर के लिए क्यों नहीं हो रहा है? तो रीज़न ये है कि जो कैल्शियम और सल्फर होते हैं, यहाँ पर रीज़न क्या हो जाएगा कि कैल्शियम एंड सल्फर आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। कैल्शियम एंड सल्फर आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट of cell, hence are not easily mobilized, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब ये सेल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए ये एलिमेंट इजीली मोबिलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आप समझ रहे हैं। ये मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट का में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। मोबाइल एलिमेंट क्या है? ये ओल्डर लीफ से मूव करके न्यूअर लीव्स में जा रहा है, और इमोबाइल एलिमेंट क्या है कि ये ओल्डर लीफ से मूव करके न्यूअर लीव्स में नहीं जा रहा है। ऐसा ये मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि डिफिशियंसी की वजह से। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि डिफिशियंसी मैक्रोन्यूट्रिएंट का ही होता है। देखिए हमारे पास दो तरह का हमने देखा था क्लासिफिकेशन, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो डिफिशियंसी किसकी होगी? देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए है जनरली डिफिशियंसी उसी की होती है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जनरली डिफिशियंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। जनरली डिफिशियंसी किसकी होती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट की होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल में आपने क्या क्या पढ़ा था? इसके एग्जाम्पल में था CHO, NPK, Mg एंड CAS। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में ये इतने सारे एलिमेंट थे, इसमें से ये एलिमेंट कैसे हो गए? मोबाइल हो गए, और ये एलिमेंट कैसे हो गए? इमोबाइल हो गया। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट की ही बात क्यों की? तो आंसर ये होगा कि जनरली डिफिशियंसी मैक्रोन्यूट्रिएंट का ही होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी जनरली नहीं होता है। हो सकता है, देखिए हो तो कुछ भी सकता है, बट जनरली क्या कंडीशन बनती है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी नहीं होता। इसीलिए हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट पे यहाँ पे बात किया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम कैसे हैं? मोबाइल हैं, एक्टिवली मोबाइल हैं। और इमोबाइल में कौन है? कैल्शियम और सल्फर है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आगे देखते हैं। देखिए अगर इनकी डिफिशियंसी हुई तो ये तो ओल्डर से मूव कर गए न्यूअर में, तो डिफिशियंसी सिम्पटम पहली बार कहाँ पे आएगा?
ओल्डर में आएगा। डिफिशियंसी सिम्टम पहली बार ओल्डर लीव्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ओल्डर वाले ने तो अपना नीवर को दे दिया, नीवर की ज़रूरतें पूरी हो गई, बट ओल्डर वाला कष्ट में है, मीन्स इसमें डिफिशियंसी सिम्टम्स आएगा। और इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ओल्डर वाले ने नीवर वाले को नहीं दिया, तो इसमें डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट टाइम नीवर लीफ में आएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन यहाँ पे पहले कहाँ पे अपीयर होगा? ओल्डर लीफ में होगा, ओल्डर लीव्स में होगा। और इस कंडीशन में डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर, ये यहाँ पे कॉपी हो रहा है, डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन नीवर लीव्स। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। डिफिशियंसी सिम्टम यहाँ पे पहले नीवर लीव्स में दिखेगा। तो अगर आपसे पूछे कोई मोबाइल एलिमेंट का एग्जांपल बताइए तो आप उसे बता देंगे NPKMG। और अगर आपसे पूछे कोई इमोबाइल एलिमेंट का एग्जांपल बताइए तो आप बोल देंगे कैल्शियम एंड सल्फर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करूंगा, कन्फ्यूज़न नहीं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। पेज नंबर 190 ऑफ NCERT, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में एक पॉइंट लिखा है, वहाँ से हम लोग थोड़ा देखते हैं। पेज नंबर 190 ऑफ NCERT, आप लोग NCERT ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एलिमेंट मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, सल्फर। यहाँ पे मोबिलाइज्ड एलिमेंट के एग्जाम्पल में सल्फर भी लिखा है, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। सम एलिमेंट दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज्ड। यहाँ पे इमोबिलाइज्ड एलिमेंट का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम लिखा है। NCERT में दो जगह पे दो अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए इसे थोड़ा। हमने अभी बताया कि इमोबिलाइज्ड एलिमेंट का एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड सल्फर, जो कि चैप्टर में लिखा भी है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में यही लिखा है कि इमोबिलाइज्ड एलिमेंट का एग्जाम्पल कैल्शियम एंड सल्फर है। बट यहाँ पे पेज नंबर 190 में लिखा है कि इमोबिलाइज्ड एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही है। तो इसका मतलब ये है कि सल्फर मोबिलाइज्ड भी हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस पे मोबिलाइज्ड होगा। सल्फर मोबिलाइज्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं कि PYQ में आया है, ये पेज नंबर आप भी नोट कर लीजिए ताकि डिफरेंस आपको समझ में आता रहे कि NCERT में दो जगह पे दो अलग अलग पॉइंट क्यों लिखे हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन AIPMT 2011 में आया हुआ है, मैं उसे दिखाता हूँ आपको। AIPMT प्री 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट, एलिमेंट इन प्लांट is not remobilized, is not remobilized। क्वेश्चन ये है कि which of the following element in plant is not remobilized। ऑप्शन में दिया हुआ है पोटेशियम, बी पे है कैल्शियम, सी पे है फॉस्फोरस और डी पे है सल्फर। ऑप्शन में कैल्शियम भी है और सल्फर भी है, ऑप्शन में कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। और NCERT में दो जगह पे दो अलग अलग पॉइंट लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो यहाँ पे इमोबिलाइज्ड एलिमेंट में ध्यान दीजिए कि कैल्शियम इमोबिलाइज्ड है, ये तो 100% श्योर है, बट सल्फर का मोबिलाइजेशन भी हो सकता है, मीन्स सल्फर का ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ये पेज नंबर 190 मीन्स 190 ऑफ NCERT में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। तो यहाँ पे बी एंड, अगर ऑप्शन ऐसे बना दे, देखिए एक तो ऑप्शन बनाने का तरीका ये है, दूसरा ऑप्शन बनाने का तरीका अगर ये हो गया कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बी ऑप्शन में रख दिया उसने कैल्शियम एंड सल्फर, सी ऑप्शन में अगर आ गया कि कैल्शियम एंड पोटेशियम, एंड डी में इस तरीके से मैं रैंडम ऑप्शन अगर बना रहा हूँ, तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम एंड सल्फर का।
बट अगर ऑप्शन इस तरीके से बना हुआ है तो इसमें करेक्ट आंसर कैल्शियम होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? तो ये हमने देखा कि जो पॉइंट लिखा था देखिए एनसीईआरटी में कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोबाइलिटी ऑफ एलिमेंट। डिफिशियंसी सिम्टम मोबाइलिटी ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो एक्टिवली मोबाइल है तो डिफिशियंसी सिम्टम ओल्डर लीव्स में आएगा, और अगर वो एक्टिवली मोबाइल नहीं है मीन्स इमोबाइल है तो डिफिशियंसी सिम्टम न्यूअर लीव्स में आएगा। इतना पॉइंट आपको क्लियर है? इसके बाद एक दूसरा टॉपिक जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी के आगे, वो है काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी सिम्पटम, कि आखिर डिफिशियंसी सिम्पटम क्या क्या आ सकते हैं प्लांट में। लिखा है काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी सिम्पटम। देखिए प्लांट में डिफिशियंसी सिम्पटम क्या क्या आ सकते हैं, मीन्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्लोरोसिस हो सकता है, अभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। नेक्रोसिस हो सकता है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स, एंड लास्ट जो सिम्टम लिखा है वो है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इतने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एनसीईआरटी में दिए हैं कि क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो सकता है, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड्स हो सकता है, एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एज डिफिशियंसी सिम्पटम दिख सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट पे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? इनमें से आइए हम एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में ही। तो सबसे पहला हो जाएगा क्लोरोसिस, CHLOROSIS, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस का मीनिंग होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस का क्या मीनिंग है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का लॉस होना, और आपको पता है कि क्लोरोफिल जब लॉस हो जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा? लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स, अगर लीव्स से क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा तो लीव्स की कलर येलो कलर्ड हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। इस सिम्पटम को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। और क्लोरोसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं देखते हैं। तो क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है MONKS, Mg, FeZn, आयरन का मंजन, MnZn यहाँ पकड़ लीजिए आप। ये इसको याद करने का हम ट्रिक भी बताते हैं। देखिए MONKS, मॉन्क्स मीन्स होता है वो जो भिक्षुक नहीं होते जो बोलते रहते हैं भिक्षामिदेहि, तो मॉन्क्स मीन्स ऐसे ही बाबा लोग होते हैं, एक तरीके से साधु संत महात्मा लोग। और Mg मीन्स आप पढ़ लीजिए मांगे, मॉन्क्स मांगे आयरन का मंजन। अब सोचिए उनका दांत कितना मजबूत होगा, आयरन का मंजन चाहिए उन्हें, वो भी टूथब्रश नहीं मंजन चाहिए है। तो ट्रिक यही है याद करने का कि मॉन्क्स मांगे आयरन का मंजन। क्लोरोसिस के लिए कौन कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मॉन्क्स मांगे आयरन का मंजन, ये सारे एलिमेंट क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा नोट पॉइंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इटियोलेशन क्या होता है। इटियोलेशन ये प्रीवियस ईयर में AIPMT 2014 में पूछा हुआ है। हम क्वेश्चन यहाँ पे बोल देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, या फिर तो लिख ही देंगे हम। देखिए इटियोलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले अगर हम लिख दें कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। देखिए पहले समझा देते हैं।
सपोज कीजिए कि ये हमारी प्लांट है मीन्स ये पॉट है और इस पॉट में आपने क्या लगाया है, प्लांट लगाया है और आपने इस पॉट को कहाँ रख दिया है, एक क्लोज्ड रूम में रख दिया है या फिर तो डार्क कंडीशन में, डार्क फेज में रख दिया है जहाँ पे सनलाइट इसको नहीं मिल रहा है। आपने ऐसे जगह पे रख दिया है जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो लीव्स होंगी, जो इसमें फ्रूट्स लगे होंगे, उनका कलर वाइट हो जाता है। उनका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट कलर्ड हो जाएंगे और इसी प्रोसेस को लीव्स की कलर येलो हो जाएगी, लीव्स की कलर येलो हो जाएगी, फ्रूट्स की कलर वाइट हो जाएगी। मीन्स उसका नेचुरल कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम इटियोलेशन बोलते हैं। देखिए क्लोरोसिस और इटियोलेशन में थोड़ा डिफरेंस समझिए। क्लोरोसिस क्या है, एक सिम्पटम है जो कि लीव्स में हमें दिख रहा है लॉस ऑफ क्लोरोफिल होने की वजह से। और इटियोलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट को हमने पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट में रखा है। मीन्स ऐसे जगह पे रख दे जहाँ पे लाइट बिल्कुल ना हो या फिर तो पार्शियल लाइट ना हो, मीन्स शेडेड एरिया में रख दे हम कहीं पे। शेडेड एरिया समझ रहे हैं ना, मीन्स बड़े बड़े प्लांट से ये घिरा हुआ हो। ऐसे चुनाव होने वाला है, यहाँ पे बहुत शोर भी थोड़ा सा हो रहा है, ग्राम प्रधान का चुनाव है इलाहाबाद में। देखिए अगर ये शेडेड कंडीशन में हो, मीन्स अगर इस प्लांट पे पार्शियली लाइट ना पड़ रहा हो या फिर तो आपने डार्क में रख दिया है, कंप्लीटली लाइट ना पड़ रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस प्लांट की जो लीव्स होंगी उसकी कलर येलो हो जाएंगी, जो फ्रूट्स होंगे वो भी अपने नेचुरल कलर से दूसरे कलर में हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम इटियोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। देखिए अब इस प्रोसेस में एक चीज़ और होता है, जो लीव्स हैं उनकी ग्रोथ साइज नहीं हो पाती है, स्मॉल रह जाती हैं। और दूसरा क्या होता है, जो इसमें पेटियोल होता है, इसमें जो इंटरनोड होता है, फिर पेटियोल बोल लीजिए आप, इंटरनोड्स होता है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। इंटरनोड लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग क्यों होता है, देखिए हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, लीफ है, आप समझिए। इसमें इंटरनोड इस प्रोसेस में लॉन्ग हो जाता है, क्यों होता है, ताकि ये इन सर्च ऑफ सनलाइट, ऐसे समझिए, इन सर्च ऑफ सनलाइट। अगर ये पार्शियली शेडेड कंडीशन में है, ऐसे जगह पे है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये प्लांट क्या करेगा, कोशिश कि अपने इंटरनोड को बड़ा कर देगा, अपने इंटरनोड को बड़ा, ये देखिए 2 पॉइंट ये बड़ा कर देगा और रिजल्ट क्या होगा, इंटरनोड बड़ा होगा तो हो सकता है कि इसे सनलाइट मिल जाए लीफ को। तो इसीलिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इंटरनोड होती है वो बड़ी हो जाती है। इंटरनोड मीन समझते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। ये 2 नोड्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ताकि प्लांट कोशिश करेगा कि हमको कहीं से थोड़ी बहुत लाइट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट के इंटरनोड्स बहुत थोड़े बड़े होते हैं और इस प्रोसेस को इटियोलेशन बोलते हैं। और इटियोलेशन का ही सिम्पटम होता है क्लोरोसिस। इटियोलेशन का एक सिम्पटम है क्लोरोसिस। तो इटियोलेशन का डेफिनेशन देखिए हम लिख रहे हैं, इज अ प्रोसेस इन विच फ्लावरिंग प्लांट are grown in partial or complete, partial or complete absence of light, पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट में ग्रो करेंगे। तो इससे इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, ये पता कैसे चलेगा, CHAC, कैरेक्टराइज्ड, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग वीक। देखिए लॉन्ग हो रहा है और वीक भी है, लॉन्ग वीक स्टेम होगा, लॉन्ग एंड वीक स्टेम होगा, एंड स्मॉलर लीव्स होगी, स्मॉलर पेल येलो लीव्स। मीन समझ रहे हैं ना, लीव्स में क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम क्लोरोसिस के सिम्टम्स यहाँ पे दिखने लगेंगे ड्यू टू लॉन्गर इंटरनोड,
इंटर नोड। अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हो, क्वेश्चन नहीं नोट करते हैं हम। AIPMT 2014 का क्वेश्चन था। आप गूगल पे लिखिए AIPMT 2014 इटियोलेशन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या था मैं समझा दूं थोड़ा सा, कि उसने क्या किया था, टोमेटो के प्लांट को कहाँ रख दिया, एक डार्क रूम में रख दिया। सपोज कीजिए ये एक रूम है और ये क्या है, टोमेटो का प्लांट है। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने टोमेटो के प्लांट को एक डार्क रूम में रख दिया था, और उसने बताया कि डार्क रूम में रखने की वजह से जो टोमेटो था, जो टोमेटो की सीडलिंग थी, सीडलिंग मीन्स आप समझते हैं वो ग्रीन कलर्ड होगा। जो नया नया टोमेटो बनेगा तो थोड़ी लाल टमाटर होता है, वो ग्रीन कलर्ड होता है ना। तो जो ग्रीन कलर सीडलिंग थी वो कन्वर्ट हो गई वाइट कलर्ड में, लाइक एल्बिनो, एल्बिनो की तरह वो वाइट कलर्ड में हो गई। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्वेश्चन में इतना ही लिखा था और ऑप्शन में था कि इसमें म्यूटेशन हो गया है, इसमें डीफोलिएशन हो गया है। डीफोलिएशन मीन्स लॉस ऑफ लीव्स हो गया, लीव्स इसकी गायब हो गई हैं, या फिर तो इसमें इटियोलेटेड हो गया है, या फिर इटियोलेशन प्रोसेस हुआ है। तो ये कैसा प्रोसेस है? इटियोलेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप एक बार चेक कीजिएगा, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। फर्स्ट हमने काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम में एक देखा क्लोरोसिस, इसके बाद दूसरा हो जाएगा यहाँ पे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस मीन्स होता है डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू। और कौन से टिश्यू की? पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू मीन्स आप बोल सकते हैं डेथ ऑफ लीफ टिश्यू। नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है? डेथ ऑफ लीफ टिश्यू होता है। और ये किसकी वजह से होगा? कौन से एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से होगा? तो ये हो जाएगा कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। आप याद कर सकते हो, का कू कब मरोगे आप ऐसे याद कर सकते हो, का कू कब मरोगे। ठीक है, ये नेक्रोसिस में हो गया, ये डेथ की बात हो रही है, तो का कू कब मरोगी, काका को मारना नहीं है। ये नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस मीन्स है डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की डेथ। थर्ड पे हो जाएगा यहाँ पे स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, या फिर तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट का ग्रोथ ना हो पाना, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ही इसका रीजन होता है। प्लांट का ग्रोथ क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सेल डिवीजन इनहिबिटेड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हम साथ में लिख देते हैं, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, स्टंटेड, NCERT में यही लिखा है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, और एक दूसरे बुक में हमें दिखा स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और स्टंटेड ग्रोथ भी बोल सकते हैं हम इसे। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसमें क्या स्टेटमेंट लिखवाएं? सेल डिवीजन इसमें इनहिबिटेड हो जाएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट की वजह से होती है? तो यहाँ पे याद कर सकते हैं आप MONKS, मॉन्क्स। मॉन्क्स मीन्स वही साधु संत महात्मा लोग, उनकी भी सेल डिवीजन स्टंटेड होती है ना, उनकी भी ग्रोथ कहाँ हो पाती है आगे, बेचारे सन्यासी बने रहते हैं। मॉन्क्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और स्टंटेड ग्रोथ। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है वो है डिले फ्लावरिंग। डिले फ्लावरिंग, डिले फ्लावरिंग के लिए कौन सी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा MONS, MONS। यहाँ से K हट जाएगा और MONS हो जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है? देखिए, आपको सीरियल से याद रखना होगा क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और स्टंटेड ग्रोथ एंड डिले फ्लावरिंग। उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट चारों आपको याद रखना होगा। इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। पहले तो आप चारों नाम याद रखिए, फिर उसके बाद पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा,
मॉन्क्स मांगे आयरन का मंजन। उसके बाद सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, काकू कब मरोगे। और उसके बाद थर्ड मींस इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न के लिए मॉन्क्स हो जाएगा और डिले फ्लावरिंग के लिए मॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के नहीं है। तो एक पॉइंट आप क्या नोट कर रहे हैं कि एक डिफिशियंसी सिम्पटम, सेम सिम्पटम कई सारे एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से आ सकता है। मैंने क्या बोला, सेम सिम्पटम कई सारे एलिमेंट की डिफिशियंसी से आ सकता है, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, सेम एलिमेंट की डिफिशियंसी से कई सारे सिम्पटम आ सकते हैं। देखिए पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं हुई, थोड़ा सा आप पीछे जाके वापस से सुन लीजिए। सेम सिम्पटम कई सारे एलिमेंट की डिफिशियंसी से आ सकते हैं, सेम सिम्पटम कई सारे एलिमेंट की डिफिशियंसी से, और सेम एलिमेंट की डिफिशियंसी से कई सारे सिम्पटम आ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मॉलिबडेनम यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मॉलिबडेनम की डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्पटम आ सकते हैं, क्लोरोसिस आएगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न आएगा एंड डिले फ्लावरिंग आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको भी याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पहला जो स्टेटमेंट ये लिखा है कि सेम सिम्पटम may be due to deficiency of one or many different element। सेम सिम्टम किससे आ सकते हैं, किसके डिफिशियंसी सेम सिम्टम आएगा, एक एलिमेंट की कमी से या फिर तो कई सारे एलिमेंट की कमी से हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है वहाँ पे कि डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम। डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम। तो यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन भी आपके लिए बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे कि अगर एक सब जिंदाबाद जिंदाबाद यहाँ पे बोल रहे हैं, वीडियो पॉज करना पड़ रहा है बीच बीच में। देखिए क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछे कि डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम डू नॉट कॉजेज, आप पीछे जाके देखिए कि पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या नहीं हो सकता है। देखिए 4 सिम्पटम हमने देखा और ऑप्शन में चारों बन सकता है। क्वेश्चन यही है कि डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम डू नॉट कॉजेज और ऑप्शन चारों बन सकता है, तो आंसर क्या होगा। आपको याद होगा कि पोटेशियम डिले फ्लावरिंग में नहीं था, वहाँ पे क्या था, MO मीन्स मॉलिबडेनम और नाइट्रोजन एंड सल्फर था। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिले फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी हुई तो डिले फ्लावरिंग नहीं कॉज करेगा, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन अगर बनाया कि मॉलिबडेनम की डिफिशियंसी से क्या नहीं होगा, डिफिशियंसी ऑफ मॉलिबडेनम डू नॉट कॉजेस। तो मॉलिबडेनम की डिफिशियंसी से आप देखिए, तो मैंने अभी ये एग्जाम्पल भी लेके आपको समझाया कि नेक्रोसिस नहीं होगा अगर मॉलिबडेनम की डिफिशियंसी हुई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ सल्फर से क्या नहीं होगा, डिफिशियंसी ऑफ सल्फर डू नॉट कॉजेस। तो आप देखिए सल्फर नेक्रोसिस में क्या लिखा है, काकू कब मरोगे, और वहाँ पे सल्फर आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम डू नॉट कॉजेस। अगर डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम हो गया तो आप ये पीछे जाके देखिए, मुझे याद है और मैंने तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप एक बार टर्न करके पेज देखिए।
मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या नहीं होगा। देखिए पहला नंबर पे आप पहले वेरीफाई कीजिए। सबसे पहले क्या था, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या है, मॉन्क्स मांगे, वहाँ पे मैग्नीशियम आ गया। सेकंड नंबर क्या है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में काकू कब मरोगे, मैग्नीशियम आ गया। और थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, MO मीन्स मॉन्क्स एंड मॉन्स, दोनों में ही मैग्नीशियम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ एंड, और क्या नहीं होगा अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो डिले, DELAY, डिले फ्लावरिंग। ये दोनों ही सिम्टम नहीं दिखेंगे अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सो ऑन। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन में भी बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो डिफिशियंसी सिम्टम था। हमने डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, हमने सिम्टम के बारे में पढ़ा, डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ा। और डिजीज़ अपने NCERT में नहीं दिया हुआ है। फिर भी मैं एक दो डिजीज़ जो कि कॉमन है थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे विपटेल ऑफ कलीफ्लावर, विपटेल ऑफ कलीफ्लावर, ये याद बिल्कुल नहीं करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा यहाँ पे क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ कि अभी तक हमने सिम्टम पढ़ा है, डिजीज़ नहीं पढ़ा है। डिजीज़ प्लांट में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि डिजीज़ अगर हम लिखें तो ये हो गया हमारा पहला, विपटेल ऑफ कलीफ्लावर। और किसके डिफिशियंसी से ये डिजीज़ होगा, किसके डिफिशियंसी से ये डिजीज़ होगा, अभी लिखते हैं हम यहाँ पे इसी तरीके से। रिक्लैमेशन, रिक्लैमेशन डिजीज़, रिक्लैमेशन डिजीज़ याद बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं थोड़ा क्लियरेंस के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थर्ड हो जाएगा कायरा डिजीज़ ऑफ पैडी, कायरा डिजीज़ ऑफ पैडी। ये तीन डिजीज़ यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आपको याद नहीं करना है, NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट PYQ में कहीं कहीं पे पूछा हुआ है, नीट में नहीं पूछा है, पर जो पहले स्टेट PMT वगैरह होती थी वहाँ पे आया है। तो विपटेल ऑफ कलीफ्लावर होता है मॉलीबडेनम की डिफिशियंसी से, रिक्लैमेशन डिजीज़ होता है कॉपर की डिफिशियंसी से, और कायरा डिजीज़ ऑफ पैडी होता है जिंक के डिफिशियंसी से। ये NCERT में नहीं दिया है तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है, अपने नीट में तो नहीं आएगा ये, बाकी PYQ में आपको मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद NCERT में दिया है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो, N इज फॉर न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए अभी हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में कोई एलिमेंट मिला तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन मीन्स बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन मिला कोई एलिमेंट, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बिलो क्या होगा कि डिफिशियंसी सिम्टम हमें दिखेगा। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा सब डिफिशियंसी पढ़ा है, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन का केस पढ़ा है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अमाउंट रहा तो हमें डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा, डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा। पर एक दूसरा केस भी यहाँ पे बनता है जिसे हम बोलेंगे कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन रहा तो, अगर प्लांट को क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन मिल रहा है मीन्स एबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन, एबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहा तो उस केस में उस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से एबव होना भी प्रॉब्लम है प्लांट के लिए,
प्रॉब्लमेटिक है प्लांट के लिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अबव भी और बिलो भी, मींस एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ही है जिस पे कोई एलिमेंट होना चाहिए। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है? एक नैरो रेंज है। देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कैसा एक रेंज? नैरो रेंज है। इसी रेंज पे ही एलिमेंट रहना चाहिए। इससे कम हुआ तो डिफिशियंसी, इससे ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कि मैं एक बार और समझा चुका हूँ, थोड़ा सा पॉइंट समझिए। देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए होता है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को लेस अमाउंट में चाहिए है और मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में चाहिए है। तो ये लार्ज अमाउंट में चाहिए है तो जनरली इसकी डिफिशियंसी होती है। चाहिए लार्ज अमाउंट में है पर लार्ज अमाउंट में मिल नहीं पाता है, इसलिए जनरली मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है पर फिर भी जिस स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो इसलिए जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट का टॉक्सिसिटी होता है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं। पहला कि जनरली केस बात कर रहे हैं, जनरली डिफिशियंसी किसका होगा? डिफिशियंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जनरली डिफिशियंसी ऑफ जनरली टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। मैं ये जनरल केस बता रहा हूँ, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी डिफिशियंसी हो सकती है और मैक्रोन्यूट्रिएंट की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आपने ज़्यादा दे दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट को तो उसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा दे दिया तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की भी टॉक्सिसिटी, और क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम दे दिया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी डिफिशियंसी हो सकती है। ये दोनों पॉइंट मैं एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से हम बता रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में टॉपिक क्या लिखा है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट लिखा है। मीन्स जनरली टॉक्सिसिटी किसका होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट का होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये टॉक्सिसिटी होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि टॉक्सिसिटी किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का हो गया है। नेक्स्ट पेज में देखिए एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन in tissue that reduces the dry weight of plant by 10% is considered as टॉक्सिक। ठीक है, कोई भी मिनरल, ये क्वेश्चन पूछा है और वहाँ पे इतना लिखा होता है और आगे क्या लिखना होता है? टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले, तो उसमें ये स्टेटमेंट इतना लिखा हुआ है कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ प्लांट बाय 10% इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन में कई सारा बनाया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टॉक्सिक कंसंट्रेशन। आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए टॉक्सिक कंसंट्रेशन मींस मिनरल आयन क्या हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो गया है? ज़्यादा अमाउंट में मिल गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में मिल गया है। तो जब माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। मैंने बताया कि प्लांट की ग्रोथ कब होगी प्रॉपरली? जब उसको उस नैरो रेंज मींस क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर तो एलिमेंट मिलेगा। पर अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से
डिसबैलेंस हुआ तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी। तो इसमें वही लिखा है कि मिनरल आयन की कंसंट्रेशन अगर प्लांट के ड्राई वेट को रिड्यूस कर दे रहा है, प्लांट के ड्राई वेट को रिड्यूस कर रहा है, मींस प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। और कितना रिड्यूस कर रहा है, एक कन्वेंशन बनाया गया है 10%। अगर 10 ये कन्वेंशन बनाया है कि 10% अगर रिड्यूस कर दे रहा है तो उस कंसंट्रेशन को हम टॉक्सिक कंसंट्रेशन मानेंगे। जैसे अपने फिजिक्स में कन्वेंशन बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ भी एक कन्वेंशन है कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट reduces the dry weight of plant by 10% is considered as toxic concentration। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन का देखिए रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए कि टॉक्सिक कंसंट्रेशन पे होगा क्या। देखिए टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बारे में दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन होता है वो सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा ए है, सपोज कर लीजिए ए है, तो इस ए का टॉक्सिक कंसंट्रेशन किसी एक प्लांट के लिए प्लांट नंबर 1 मानिए, प्लांट नंबर 2 मानिए, तो दोनों प्लांट के लिए टॉक्सिक कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लांट के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। प्लांट 1 है तो इसके लिए इसकी मिनिमम अमाउंट कुछ और चाहिए होगी, प्लांट बी है तो उसके लिए इसकी कुछ मिनिमम अमाउंट कुछ और चाहिए होगी। तो ये जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है किसी सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट का वो डिफरेंट प्लांट के लिए वेरिएबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट यही है जो कि एनसीईआरटी में लिखा है कि टॉक्सिक कंसंट्रेशन इज वेरिएबल फॉर सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट in different plant डिफरेंट प्लांट में सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए ये वेरिएबल होता है। मींस किसी प्लांट के लिए कोई और वैल्यू होगी, कोई और कंसंट्रेशन चाहिए होगी, तो किसी प्लांट के लिए कोई और कंसंट्रेशन चाहिए होगी। एक पॉइंट तो ये लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मानिए कोई प्लांट है एक, तो इसके लिए हर एक एलिमेंट की टॉक्सिक कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। एलिमेंट ए की अलग होगी, एलिमेंट बी की अलग होगी। ये तो आपको समझना होगा, मतलब ये सिंपल सी बात है। कॉपर की टॉक्सिक कंसंट्रेशन कुछ और होगी इस प्लांट के लिए, और दूसरे एलिमेंट की कुछ और होगी टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल फॉर डिफरेंट, VARIABLE, यहाँ पे ए गायब हो गया, फॉर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सेम प्लांट। दोनों स्टेटमेंट को समझिए, दोनों थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मींस एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है। तो दोनों का मीनिंग समझिए और दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन पे हम लोग को जो टॉक्सिसिटी पढ़ना है, एग्जाम्पल में जो दिया है एनसीईआरटी में, MN की टॉक्सिसिटी पढ़नी है। MN टॉक्सिसिटी, MN मीन्स मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हमें यहाँ पे पढ़नी है। अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है प्लांट में तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो लीव्स होंगी, ये सपोज कीजिए कि हमारी लीव्स हैं, हमारी नहीं है, प्लांट की लीव्स है। ये अगर प्लांट की लीव्स है और इस प्लांट में मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये ब्राउन स्पॉट आ जाएगा, लीव्स पे क्या आ जाएगा, ब्राउन स्पॉट आ जाएगा। और उस ब्राउन स्पॉट को सराउंड कौन करेगा, क्लोराइटिक वेन सराउंड करेगा। क्लोराइटिक वेन मीन्स येलो कलर्ड वेन, क्लोरोसिस आपने पढ़ा ना, तो क्लोराइटिक वेन मीन्स क्या हो जाएगा, जो येलो वेन होंगे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। ये तो हमारा मिड रिप है, ये बीच वाला क्या है, मिड रिप है, और मिड रिप के चारों तरफ वेन एंड वेनलेट्स होंगे। तो इसी वेनलेट में क्या, इस लीव्स में क्या होगा, MN टॉक्सिसिटी का सिम्पटम कैसे दिखेगा हमें, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड विथ क्लोराइटिक वेन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, इसका सिम्पटम हमें क्या दिखेगा, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाई क्लोराइटिक वेन। ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्लोराइटिक वेन से सराउंडेड। क्लोराइटिक वेन मीन्स क्या हुआ, ये हमारा येलो कलर्ड वेन होंगी,
क्लोरोसिस अभी आपने पढ़ा है, तो येलो कलर्ड वेन होंगी ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन। ठीक है, तो और क्या रिजल्ट होगा, एक सिम्टम ये दिखेगा, पर प्लांट के इंटरनल क्या सिम्टम होगा देखते हैं। अगर एमएन की टॉक्सिसिटी हुई तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि ये आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक के लिए compete करेगा। मीन्स आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं होने देगा, उससे compete करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एमएन competes, अगर टॉक्सिसिटी हुई तो Mn competes with iron and magnesium for uptake। अपटेक के लिए ये compete करेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करेगा, मैग्नीशियम को उसके एंजाइम से बाइंड नहीं होने देगा। दूसरा पॉइंट क्या करेगा, Mn competes with magnesium for its binding विद एंजाइम से ये बाइंड नहीं होने देगा। क्या करेगा, अगर एमएन की टॉक्सिसिटी हुई तो ये मैग्नीशियम को उसके एंजाइम से बाइंड नहीं होने देगा। और थर्ड पॉइंट और क्या करेगा कि ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट कर देगा। देखिए, एमएन इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। देखिए यहाँ पे मैंने शूट अपेक्स लिखा है, और इस लेक्चर में जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, कैल्शियम किसके लिए चाहिए होता है, कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब भी मैंने समझाया, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट अपेक्स में और शूट अपेक्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कैल्शियम किसको रिक्वायर्ड होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, मीन्स रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पे रिक्वायर्ड होता है। और इसी कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को एमएन रोक देगा अगर एमएन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो। इतना पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया देखते हैं। देखिए कंक्लूजन यहाँ से क्या आता है कि कंक्लूजन ये है कि अगर एक्सेस ऑफ एमएन होगा, EXCESS, अगर एक्सेस ऑफ मैग्नीज हुआ तो डिफिशियंसी हो जाएगी किसकी, डिफिशियंसी ऑफ कॉफ़ी मग की डिफिशियंसी हो जाएगी। देखिए मैंने क्या लिखा है, पढ़िए, काफ़ी मग है ना, कॉफ़ी मग की डिफिशियंसी हो जाएगी अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई तो ये कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ रहा है। देखिए एमएन compete कर रहा है मैग्नीशियम और आयरन से उसके अपटेक के लिए, अपटेक हो नहीं पाएगा तो क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। कैल्शियम के भी ट्रांसलोकेशन नहीं होने दे रहा है तो कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होगी। अगर एमएन की टॉक्सिसिटी हुई तो काफ़ी मग की डिफिशियंसी हुई। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट कि व्हाट अपीयर्स सिम्टम ऑफ एमएन टॉक्सिसिटी, ये जो हमें सिम्टम दिख रहा है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का, मे एक्चुअली बी द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ काफ़ी मग। मैं लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा ये और अच्छे से। व्हाट अपीयर्स सिम्टम ऑफ एमएन टॉक्सिसिटी, what appears symptom of MN toxicity may actually be the deficiency symptom of काफ़ी मग। हमें जो ये जो सिम्टम दिख रहा है ये किसका सिम्टम है, एमएन टॉक्सिसिटी का दिख रहा है, बट इट मे एक्चुअली बी द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ काफ़ी मग। अब एमएन की टॉक्सिसिटी हुई, उसने डिफिशियंसी कर दिया कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम की, पूरा दिख नहीं रहा था, एमएन की टॉक्सिसिटी हुई तो उसने डिफिशियंसी कर दिया कैल्शियम आयरन और मैग्नीशियम की। तो एमएन की टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स काफ़ी मग के डिफिशियंसी सिम्टम्स
हो सकते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा एमएन टॉक्सिसिटी टॉपिक, और इसके बाद टॉक्सिसिटी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीज की टॉक्सिसिटी यहाँ पे हमें पढ़नी थी। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी ने दिया है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट सॉइल में प्रेजेंट है वो आखिर एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, उसी मैकेनिज्म को हमें देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। देखिए, आपको पता है कि ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं, रूट हेयर के थ्रू होते हैं। तो आइए रूट हेयर को बना लिया जाए। ये सपोज कीजिए कि रूट हेयर है, ये क्या हो जाएगा, रूट हेयर हो जाएगा। और ये रूट हेयर के बगल वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपरी सेल होगा, इसे हम लोग एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। एपिडर्मिस सेल हो गया, इसके अंदर पे क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। सिमिलरली ऐसे और कई सारे सेल्स यहाँ पे होंगे जो कि हम लोग एनाटॉमी में देखेंगे, या फिर तो अभी जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट सारा देखेंगे कि क्या होता है सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या हो गया, हमारा एपिडर्मिस हो गया। ये क्या है, हमारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल है। और ये क्या है, ये है रूट हेयर, ये रूट हेयर है। हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आप बोलेंगे कि हमने सेल वॉल क्यों नहीं बनाया, तो लीजिए आपकी खुशी के लिए हम सेल वॉल भी बना दे रहे हैं। ये हुआ सेल वॉल, ठीक है, ऐसे ही सेल वॉल होता है और ऐसे ही होगा। ये हुआ सेल वॉल, सेल वॉल। ये रूट हेयर है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉयल में प्रेजेंट होगा। और सॉयल में क्या क्या रहेगा, सॉयल में वाटर रहेगा और मिनरल ऑयन रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं ऑयन लिख रहा हूँ, मिनरल ऑयल लिख रहा हूँ, मीन्स ये चार्ज्ड पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सॉयल में क्या है, मिनरल ऑयन है और वाटर है। अब देखिए, इन्हीं का हमें एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन करेगा कौन, रूट हेयर करेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। येलो पेन। देखिए, जब एब्जॉर्प्शन होता है, पहले ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्रॉस होगा। सेल वॉल क्रॉस हुआ मीन्स आउटर चैम्बर में पहले गया। इसको हम लोग जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो गैपिंग है उसे हम आउटर चैम्बर बोल रहे हैं। तो पहले एब्जॉर्प्शन हुआ हमारा फर्स्ट फेज भी इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा लिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट फेज एब्जॉर्प्शन है, मीन्स आउटर चैम्बर में हो रहा है, फ्री स्पेस में हो रहा है। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने क्या क्या बताया कि फर्स्ट फेज एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में हो रहा है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट प्रोसेस है, मींस रैपिड प्रोसेस है। और यहाँ पे एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज की कहानी। अब सेकंड फेज में क्या होगा, यहाँ से ट्रांसलोकेट होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा सेल के अंदर, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा सेल के अंदर। ये हुआ हमारा सेकंड फेज। और ये सेकंड फेज इनर स्पेस में जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इनर स्पेस में हो रहा है। ये हुआ हमारा आउटर स्पेस एंड देन फिर इनर स्पेस। तो सेकंड फेज हमारा कहाँ पे हो रहा है, इनर स्पेस में हो रहा है। इसे हम सिम्प्लास्टिक भी बोलते हैं। जो आउटर फेज में था या फिर तो जो फर्स्ट फेज था उसे हम लोग एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और इस मूवमेंट को हम लोग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये प्रोसेस स्लो होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आइए हम लिखते हैं, आपको ये और समझ में आएगा। एक हमने बताया फर्स्ट फेज
और एक बताया सेकंड फेज, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में हमने बताया कि ये थ्रू फ्री स्पेस होगा, थ्रू फ्री स्पेस, और हम क्या बोल सकते हैं, आउटर स्पेस दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में इसे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, जब वहाँ पढ़ लेंगे ना तो आपको ये टॉपिक लगेगा कि यहाँ पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहीं पे ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ये कहाँ हो रहा है, थ्रू फ्री स्पेस हो रहा है और इसे हम एपोप्लास्ट बोल रहे हैं। सेकंड फेज कहाँ हो रहा है, थ्रू इनर स्पेस हो रहा है, थ्रू इनर स्पेस दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, सिम्प्लास्ट। थ्रू इनर स्पेस दैट इज सिम्प्लास्ट। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये फास्ट प्रोसेस है, दैट इज रैपिड प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस आप रैपिड भी लिख सकते हैं, रैपिड प्रोसेस है। और ये कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने बोला कि यहाँ पे एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होता है, मीन्स ये पैसिव प्रोसेस है। और ये जो सेकंड फेज हो रहा है ये कैसा होगा, हमारा एक्टिव प्रोसेस होगा। ये जो सेकंड फेज है हमारा ये एक्टिव प्रोसेस होगा। पैसिव मीन्स यहाँ पे एटीपी नहीं रिक्वायर्ड होगा, और एक्टिव मीन्स यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होगा। प्लस बनाया है मैंने, मीन्स रिक्वायर्ड होगा, और क्रॉस मीन्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये दोनों आपको समझ में आया। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। इसी तरीके से एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस के बाद जाइलम एंड फ्लोएम मीन्स वैस्कुलर बंडल, जाइलम के थ्रू इसका मूवमेंट होगा। मिनरल आयन का मूवमेंट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। वैस्कुलर बंडल टू टाइप का, जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके आगे का यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, मैं उसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आपको याद रखना होगा। लिखा ये है कि जो पैसिव मूवमेंट है, मीन्स ये जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, ये आयन चैनल्स के थ्रू होता है। बोल रहा है कि यहाँ ये जो सेल वॉल होते हैं यहाँ पे आयन चैनल्स या फिर तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रेजेंट होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि सेलेक्टिव पोर की तरह काम करता है, और इसी के थ्रू एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है कि पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू एपोप्लास्ट usually occurs through आयन चैनल, और इसी को लिख रहा है सेलेक्टिव पोर और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसी को क्या लिख रहा है, सेलेक्टिव पोर। ठीक है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, आयन चैनल्स के थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू, और इसी को सेलेक्टिव पोर बोल रहा है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है उसके थ्रू एंट्री और एग्जिट, यहाँ पे ये ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया कि एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स एटीपी रिक्वायर्ड है, पर मैंने यहाँ एंट्री दिखाया है, पर एनसीईआरटी बोल रहा है कि यहाँ पे चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, दोनों ही प्रोसेस में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। देखिए मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सिम्प्लास्टिक एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर, expenditure of energy,
एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मीन्स यहाँ पे यही नोट करना है कि एंट्री के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और वहाँ से अगर कोई आयन एग्जिट लेता है, निकल लेता है, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते हैं कि कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद थर्ड पॉइंट वहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि मूवमेंट ऑफ आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ आयंस इज नोन एज, तो ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स। अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है मीन्स अंदर साइड में इनवर्ड मूवमेंट, और आउटवर्ड मूवमेंट हो सकता है, आउटवर्ड मूवमेंट। अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग इनफ्लक्स बोलेंगे, और अगर आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग आउटफ्लक्स बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफ्लक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आउटफ्लक्स हो जाएगा। ये इतना पॉइंट लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट टॉपिक में। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और दिया है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, तो ये पॉइंट लिख देते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे बस, बाकी पॉइंट्स आपको पता है, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो खुद ही समझ में आ जाएगा, उसमें बकैती लिखा है। देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट मीन्स, इस पॉइंट का पहले मतलब समझिए। आपने एब्जॉर्प्शन तो करवा लिया एलिमेंट का रूट ने एब्जॉर्प्शन कर लिया। देखिए रूट ने क्या किया, एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कर लिया, तो ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद प्लांट में ऊपर तक पहुंचना चाहिए ना। इसकी पहुंच कहाँ तक होनी चाहिए, ऊपर तक पहुंचना चाहिए। टॉप में जाएगा, लीव्स में ज़रूरत होगी, लीव्स में जाएगा। तो इसका ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, तो ट्रांसलोकेशन इस पॉइंट में यही लिख रहा है कि जाइलम के थ्रू होता है। ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मिनरल सॉल्ट्स ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम थ्रू XYLEM, जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है। और एक पॉइंट और आप बताइए कि जाइलम में अगर वाटर यहाँ पे है, यहाँ से वाटर अपवर्ड की तरफ कैसे मूव करता है। मूव करने के लिए फोर्स जो होती है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको पता है ये कि ये वाटर अपवर्ड मूव क्यों करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम विथ असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल। देखिए असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, असेंडिंग मीन्स ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर है, और ये ऊपर की तरफ जाता क्यों है, कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या आपको ये पता है ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए। ये जो लीफ है, लीफ से क्या होता है, वाटर एज अ ड्रॉप वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता रहता है। ये लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता है। मैंने ट्रांसपिरेशन बताया भी है फोटोसिंथेसिस में। तो वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता रहता है, तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये जैसे ही, अब देखिए वाटर समझिए यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। और इसी तरीके से क्या होता है, वाटर एक दूसरे से कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं। कोहेसिव फोर्स मीन्स फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। तो यही ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे यही इतना पॉइंट लिखा है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट में। इसके बाद एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा आज के लेक्चर का भी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं स्टार्ट कर पाए, ये है कि सॉयल एज रिजर्वायर। सॉयल एज रिजर्वायर
VOIR ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट हमने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, बट बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट सॉयल से ही आ रहे हैं, है ना। सॉयल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो देखिए सॉयल यहाँ पे भी कुछ काम का बहुत नहीं लिखा है, जो पॉइंट लिखा है देखिए क्या है। सॉयल अब क्या क्या प्रोवाइड करता है। सॉयल सप्लाई करता है मिनरल न्यूट्रिएंट को, सप्लाईज, सब आपको पता होगा इसमें से जितना पॉइंट मैं लिखूंगा। सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट, क्या सप्लाई कर रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर रहा है। और क्या करता है, सॉयल में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मीन्स सॉयल में माइक्रोब्स तो होंगे ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉयल हार्बर्स N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। उसमें से कुछ यूजफुल होंगे, कुछ हार्मफुल होंगे। जैसे कि यूजफुल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सॉइल और क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है, होल्ड्स वाटर। इसीलिए तो हम लोग पानी सॉइल को देते हैं और सॉइल से रूट में जाता है ना, होल्ड्स वाटर। और क्या काम करता है, यही सॉइल में देखिए सॉइल के पार्टिकल हैं ये जो हमने बनाए हैं। अब इन पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप्ड होता है और उन एयर्स के थ्रू उन एयर्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है, रूट लेता है। ये जो हमारा रूट है मीन्स प्लांट का रूट है, प्लांट का रूट क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है। तो हम लिख सकते हैं कि सॉइल सप्लाईज एयर दैट इज ऑक्सीजन टू रूट। सॉइल, या फिर तो सीधे लिख देते हैं, लिख ही दिए थे, सप्लाईज एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन टू रूट। रूट को क्या सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। रूट भी तो रेस्पिरेशन करेगा, मैंने बताया था। देखिए क्या बताया था, एक पॉइंट यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन हुआ, इसी चैप्टर में बताया हुआ है कि वाटर लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉक्ड मीन्स जैसे फ्लडेड कंडीशन हो गया, या फिर तो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा आपने पानी भर दिया, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे पोर्स है उस पोर्स में से एयर रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, वाटर से। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ से एयर रिप्लेस हो जाएगा वाटर से, और जब वाटर से रिप्लेस हो जाएगा तो उसे हम वाटर लॉक्ड कंडीशन बोल रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, रेस्पिरेशन कैसा होने लगेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे बनता क्या है, एनएरोबिक मीन्स फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो तरह का, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, प्लांट के केस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। और ये कंडीशन अगर काफ़ी दिन तक बनी रही तो क्या हो जाएगा, एट लास्ट मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका क्या हो जाएगा, एट लास्ट डेथ ऑफ प्लांट। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अगर ऐसी बनी रही तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। और क्या सॉइल कर सकता है, सॉइल प्लांट को स्टेबलाइज करता है, मीन्स पकड़ के रखता है, स्टेबलाइजेस दी प्लांट। आपको इनमें से ये सारे पॉइंट्स आपको पता है पहले से ही। इसके बाद एक पॉइंट और लिखा है कि डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट जब हुआ तो उसे हम लोग देंगे कैसे, मीन्स वो फुलफिल कैसे होगा। देखिए लिखा है कि अगर डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट हुआ, डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट अगर हुआ तो ये किसको अफेक्ट करेगा, पहले तो ये अफेक्ट करेगा क्रॉप के यील्ड को, अफेक्ट्स क्रॉप के यील्ड को अफेक्ट करेगा। और ये डिफिशियंसी हम फुलफिल कैसे करेंगे, फुलफिल्ड बाय सप्लाइंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्यों प्रोवाइड करते हैं प्लांट में, देखिए फुलफिल्ड बाय सप्लाइंग फर्टिलाइजर एज पर नीड के अकॉर्डिंग हम
फर्टिलाइज़र सप्लाई करके इस डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र ये भी लिखा है कि फर्टिलाइज़र कंटेन्स बोथ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये फर्टिलाइज़र क्या कंटेन करता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट को कंटेन करता है। तो ये कंप्लीट टॉपिक जितना था ये पूरा हो गया है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।